नमस्कार प्यारे मित्रों, दोस्तों, अभिभावकों और साथियों, विद्यार्थियों। एमआर चौधरी उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। कई दिनों से कुछ मित्रों के, अभिभावकों के मैसेज चैट में आ रहे थे कि बच्चे ने 10th पास कर ली, अब क्या करे। बच्चों ने 12th पास कर ली, अब क्या करे। इस विषय को लेकर एक वीडियो की ज़रूरत थी, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को और प्रत्येक अभिभावक को, दोस्त को जुड़कर ऐसा बताना संभव नहीं था, और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बताया जाना बहुत आसानी से संभव है। इसलिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है। प्यारे मित्रों, पहले हम बात करते हैं 10वीं के बाद क्या करें। 10वीं के बाद क्या करें से अभिप्राय यह है कि 10वीं के बाद बच्चे को किस स्ट्रीम में एडमिशन दिलवाएं। बहुत सरल और सहज सा प्रश्न है। 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद बच्चे से आप अभिभावक या उनके गुरुजन या उसके दोस्त, उनके माध्यम से ये ज्ञात करें, ये जानने का प्रयास करें कि हमारे बालक अथवा बालिका की अभिरुचि क्या है। आपका जो शिष्य है, आपका जो बेटा बेटी है, उस खुद की क्या अभिरुचि है। क्योंकि अब बच्चे इतने जागरूक हैं कि वो अपने जीवन निर्माण के लिए संवेदनशील है, सजग हैं, और आसपास में और सोशल मीडिया पर देख करके, विद्यालय के कार्यक्रमों में देख करके, संचार माध्यमों के द्वारा देख करके, जान करके, उन्होंने भी अपने जीवन में कुछ बनने का, कुछ हासिल करने का या कुछ कमाने का कोई न कोई एक रोल मॉडल या कोई अवधारणा या विचारधारा अपने दिमाग में सेट की है। तो मेरा आपसे ये आग्रह और सुझाव है कि आप सबसे पहले उस विद्यार्थी से ये जानने का प्रयास करें कि वो क्या करना चाहता है, उसकी उम्मीदें क्या है, उसे किस काम में इंटरेस्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस काम में इंटरेस्ट होता है उसके लिए मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, और विद्यार्थी सेल्फ मोटिवेटेड होकर अपना काम करता है, और वो किसी प्रकार के बहाने अथवा उल्हाने नहीं बनाता कि अमुक काम मैंने फला व्यक्ति के या आपके कहने से किया है, शुरू किया है, या मैंने करना चाहा है। तो पहला सुझाव और आग्रह है कि आप बच्चे की अभिरुचि जानें, और उसके बाद उसकी योग्यता और क्षमता जांचें कि क्या बालक जिस तथ्य को लेकर, जिस कार्य को लेकर, जिस टारगेट को लेकर उसने मन बनाया है, उतनी क्षमता उसमें है अथवा नहीं। कई बार कम क्षमता वाले या अन्य क्षेत्र में विशेष रुचि रखने वाले बालक भी दूसरों की देखा देखी या किसके कहे जाने से अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। तो आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो समस्या का आधे से ज़्यादा समाधान है, इस बात से हो जाता है कि आप अपने बालक की अभिरुचि जानें, उसका टारगेट जानें। उसके बाद ये जानें कि ये टारगेट उसने बनाया क्यों, ये टारगेट उसने किसको देखकर बनाया, उसने ये टारगेट या अपने भविष्य की राह चुनने का ये जो जरिया है, वो किसके कहने से, किसको देखने से, किसकी सफलता को देखने से ऐसा मन बनाया है। अगला जो प्रश्न स्वाभाविक है, बालक ने जो टारगेट सेट किया है या अपना भविष्य बनाने की जो राह चुनी है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आने वाली है, आर्थिक पक्ष, सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए, इस प्रकार की आसान राह को चुनना ज़्यादा ठीक रहता है। हालांकि प्रश्न ये भी है कि परेशानी या समस्याएं जितनी ज़्यादा आएगी, व्यक्ति उतना संघर्षशील बनता है, और संघर्षों के उपरांत यदि वो अपनी योग्यता के अनुसार मंजिल प्राप्त करता है तो उसका आनंद और अधिक मीठा होता है और अधिक लजीज होता है। ठीक है, तो 10वीं में क्या करना है, उसके लिए अब आपके सवाल का जवाब आ रहा है। यदि बच्चा विज्ञान वर्ग में साइंस के फील्ड में रुचि रखता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो नर्सिंग फील्ड में जाना चाहता है, वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाना चाहता है एज ए ऑफिसर के रूप में, कमांडिंग ऑफिसर के रूप में, पायलट ऑफिसर के रूप में, तो उस
उसका बेस है वो साइंस के द्वारा ही मजबूत बन सकता है। यदि वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि आईएएस और आरएएस के एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में या एसएससी के एग्ज़ाम में साइंस का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव है और मेरा आपको ये सुझाव है, यदि बच्चा 10th के बाद विज्ञान विषय का अच्छे से अध्यापन कर लेता है और उसका अधिगम कर लेता है तो उसमें एक नए गुण या नई विशेषता का विकास होता है और वो है उसकी सिटिंग पावर। उसमें हाथ से लिखने, लिख कर पढ़ने और बैठ कर पढ़ने की एक अलग ही योग्यता का विकास हो जाता है और जो हर विषय के लिए आवश्यक होती है, हर स्ट्रीम के लिए आवश्यक होती है। तो सिटिंग कैपेसिटी और सिटिंग पावर बढ़ाने के लिए मेरा आपको ये सुझाव है कि आपके बालक का भले ही विज्ञान वर्ग के विज्ञान स्ट्रीम के कार्यों में रुचि नहीं है, लेकिन उसको ये अवसर प्रदान करना चाहिए कि आपने जो आगे का टारगेट सेट किया है उसमें विज्ञान कतई बाधक नहीं है, साधक है, वो सहयोगी है। अब यदि उसकी मैथमेटिक कैलकुलेशन, अर्थमेटिक योग्यता यदि अच्छी है तो उसको गणित का चयन करना चाहिए, अदरवाइज उसको बायोलॉजी का चयन कर लेना चाहिए। यदि वो नीट के मार्फत, नर्सिंग के मार्फत अपना करियर मेडिकल साइंस में बनाना चाहता है तो उसको बायोलॉजी को प्रीफर करना चाहिए। और यदि वो अन्य प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहता है, वो एनडीए में जाना चाहता है, सीडीएस में जाना चाहता है, एसएससी में जाना चाहता है, उसके मार्फत किसी सर्विस को हासिल करना चाहता है तो उसको मैथमेटिक्स विषय का चुनाव करना चाहिए। ऐसा इसलिए प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों और अभिभावकों, गुरुजनों, क्योंकि बालक की जो तार्किक शक्ति और क्षमता है वो गणित और विज्ञान विषय के द्वारा ही विकसित होती है, अधिक बढ़ती है और विज्ञान उसमें बहुत ज़्यादा सहयोगी होता है। हाँ, कई ये भी जानते हैं कि विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी या वर्ग के लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा रटते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ज़्यादा देखता है वो ज़्यादा सीखता है और जो ज़्यादा सीखता है वो ज़्यादा सफल होता है। मेरे ख्याल से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कुछ भी बिना लिखे पढ़े बहुत अधिक सफल हुआ हो। यदि वो पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, तो पढ़ने और लिखने की उसकी क्षमता और उसकी योग्यता अव्वल दर्जे की रही है, इसलिए उसने सफलता हासिल की है। उसकी मजबूरियाँ और परिस्थितियाँ कुछ अलग रही होगी, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो मेरा पहला सुझाव आपको ये है कि आप अपने बालक को सिटिंग कैपेसिटी, सिटिंग एबिलिटी प्रदान करने के लिए, उसमें विकसित करने के लिए विज्ञान वर्ग के विषय का अवश्य चुनाव करें। क्योंकि विज्ञान आज के ज़माने में, साइंस और टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में सबसे टॉप पर है। उसके मार्फत मैं आपके पास पहुंच रहा हूं, आप मेरे को सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं और अपने सारे कार्य संपादित करते हैं। तो टॉप पर है वो विज्ञान है। उसके बाद हम ऊंचे वाली सीढ़ी से ईजीली नीचे आ सकते हैं, यानी विज्ञान के बाद हम कॉमर्स में जा सकते हैं, हम आर्ट्स में जा सकते हैं। यदि आपका बच्चा 12th में आर्ट्स, कला, संकाय, मानविकी के विषयों का चयन करता है तो वो अपना आगामी ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री है, वो कॉमर्स में अथवा साइंस में हासिल नहीं कर सकता। ये उसके लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह या एक क्रॉस लग जाता है। ठीक है मित्रों, विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी बैचलर या ग्रेजुएशन के लिए किसी भी संकाय या विषय का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होता है, योग्य होता है। इसलिए मेरा पहला सुझाव और सलाह आपको, आपके बालक के लिए ये है। अब यहाँ आपका एक यक्ष प्रश्न ये भी है कि हमारा बच्चा तो बहुत कमज़ोर है। तो प्यारे मित्रों, इसका सवाल का जवाब ये है, इसका जवाब है कि बच्चा कभी कमज़ोर नहीं होता, किसी का दिमाग कमज़ोर या कम नहीं होता। परिस्थितियाँ या उसका व्यवहार है, यदि वह अपने दिमाग का अधिकतम उपयोग पढ़ने सीखने में करता है तो उसका दिमाग तेज है और वो अन्य कार्यों की तरफ उसका झुकाव रह जाता है, पढ़ने को कम समय दे पाता है, तो पढ़ाई में उसका दिमाग हो सकता कम चले। लेकिन एज ए मेंटल लेवल ईश्वर है, वो किसी को, परमात्मा किसी को कम या ज़्यादा बुद्धि नहीं देता है। उनकी रुचियाँ, योग्यता और अभी क्षमताएं अलग अलग हो सकती है। इसलिए आप अपने बालक के सामने इस प्रकार का कभी प्रदर्शन या ऐसा कभी उसे ना कहें, उसे ऐसा महसूस नहीं हो कि तू कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं है, तूने कम ध्यान दिया, इसलिए इसमें आपका जो
टारगेट है या आपकी जो योग्यता है वो इतनी कम रह गई है, आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप लक्ष्य के या मंजिल के बहुत नज़दीक पहुंच सकते हैं या उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मेंटल लेवल से सारे विद्यार्थी एक समान होते हैं, बस उनको दिशा निर्देश अलग अलग मात्रा में मिलता है, कम मिलता है, तो उसके अनुसार उनका प्रदर्शन होता है। अगली बात, विज्ञान विषय ले लिया, कॉमर्स ले लिया या आर्ट्स ले लिया आपने 12th में, उसके बाद क्या क्या है। विषय का चयन करने से पहले मेरा विद्यार्थियों से यह अनुरोध है कि आप किसी की सलाह लेकर यदि विषय का चुनाव या चयन करते हैं तो आप अपने से 20 वर्ष की बड़े उम्र वाले व्यक्ति की सलाह मानें। अपने से 20 साल पहले जो पैदा हुआ है और वो स्कूलिंग एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के द्वारा किसी सफलता को प्राप्त कर चुका है, किसी पद पर आसीन है, उनसे आप सलाह लें कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो आपके आसपास का आपका रिश्तेदार जो पढ़ा लिखा या सफल है, आपके परिवार का सदस्य, वो आपकी योग्यता, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियाँ, सामाजिक पृष्ठभूमि को देख करके आपको सही जवाब देगा। आप अपने हम उम्र या अपने कक्षा साथियों से सलाह अवश्य लें, लेकिन सलाह पर आप मंथन करें, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति आपको जो सलाह देगा उसके पास आपसे 20 वर्ष ज़्यादा का अनुभव है, लक्ष्य प्राप्ति में कौन कौन सी समस्याएं, बाधाएं आती है वो भी अनुभव है, और आपकी परिस्थितियाँ किसके अकॉर्डिंग है वो भी उसके पास अनुभव है, इसलिए वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक और ज़्यादा सार्थक होगा। ठीक है बच्चों, अगली बात, 12th के बाद क्या करें। 12th के बाद क्या और कैसे करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ एक करियर चार्ट आपके लिए अवेलेबल करवाया है। साइंस लेते हैं आप, क्योंकि मैं भी मूल रूप से विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मैंने साइंस को सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे ऊंचे हैं। अंतरिक्ष में जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हैं, तो साइंस को मैंने पहले रखा है। आफ्टर 12th या 12th में हैं, उसके बाद आप क्या करें। तो आपके पास साइंस में 4 प्रकार की स्ट्रीम हो सकती है, 4 प्रकार के सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, पीसीबी बोलते हैं जिसको। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी है। ये सामान्यतया जो सेंट्रल बोर्ड के स्कूल से उनमें बायो और मैथ दोनों साथ होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। राजस्थान बोर्ड के विद्यालयों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे एक पीसीएम होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। चौथा विज्ञान का एक और विषय है, वो है एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान। तो हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। पीसीबी वाले विद्यार्थी क्या क्या कर सकते हैं, पहले ये लेते हैं। पीसीबी वाले विद्यार्थी बीएससी कर सकते हैं। किस किस में कर सकते हैं बीएससी। तो एकेडमिक में बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री विषय लेकर किया जा सकता है। उसके बाद एमएससी और पीएचडी कर सकते हैं। एमएससी बायोटेक और एमएससी बीएससी बायोटेक ये कर सकते हैं। बीएमएस कर सकते हैं आफ्टर 12th। एमडी कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, एमबीबीएस नीट के थ्रू कर सकते हैं। आजकल बीडीएस और बीएमएस, बीपीटी, एमपीटी ये भी सारी नीट के थ्रू होती है। एमडी और एमएस कर सकते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा भी होता है, वो भी कर सकते हैं। बीवीएससी एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुओं के डॉक्टर है, कंपाउंडर कैसे बनते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग, आजकल ये ज़्यादा अप्रोचेबल जॉब है, ज़्यादा लोग इसको प्रीफर करते हैं, बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के बारे में मैं आपको अलग वीडियो बनाकर और जानकारी दूंगा। बीएससी नर्सिंग एम्स के थ्रू भी होती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के थ्रू भी होती है, तो उसकी चर्चा आगे करेंगे। यदि आपने एग्रीकल्चर विषय का सिलेक्शन किया है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, आप बीटेक एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इसके लिए अलग से एक टेस्ट होता है जेट का, उसके द्वारा। उसके बाद आप एमएससी कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में एमबीए कर सकते हैं। फिलहाल जो उभरते हुए, विकसित होते हुए भारत में या हमारे परिक्षेत्र में कृषि का बहुत बड़ा महत्व है। कृषि पद्धति और कृषि प्रणालियाँ बहुत ज़्यादा मौसम के और जलवायु के बदलाव के साथ बदल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले ज़माने में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ खाद्यान्न पदार्थों में सब्जी और अनाज को लेकर के भी बहुत बड़ी क्रांति, हरित क्रांति की तरह होने वाली है, और उसमें एक्सपर्ट लोगों की बहुत अधिक वैल्यू रहने वाली है। तो आप इस
स्ट्रीम का एग्रीकल्चर का भी आपको अपने मन मस्तिष्क में एक जगह स्थान बनाना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी है तो वो बीटेक एग्रीकल्चर में कर सकता है, बी फार्मेसी कर सकता है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में कर सकता है, वो पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकता है। इन सब में एमएससी, एमबीए, एम फार्मेसी और एमटेक भी कर सकता है। ठीक है मित्रों, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अलग से डिप्लोमा होता है, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। तो ये बात थी पीसीबी, एग्रीकल्चर और पीसीएमबी वाले विद्यार्थियों के लिए। पीसीएम जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का चयन किया वो क्या कर सकते हैं? वो उनके लिए टॉप प्रायोरिटी का जॉब मेरे अकॉर्डिंग है वो एनडीए है। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक एग्ज़ाम करवाता है प्रतिवर्ष, उसमें 16.5 से 19 वर्ष के विद्यार्थी वो एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं। 12th लेवल का एग्ज़ाम है और इसके द्वारा वो सशस्त्र सेनाओं में, आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में मेरिट और अपनी पसंद के अनुसार जा सकते हैं। और इसमें जाने वाले पायलट बनते हैं, कमांडिंग ऑफिसर बनते हैं आर्मी और नेवी में। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? एनडीए के द्वारा आप नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में जा सकते हैं। यदि आपका वास्तुकला में, आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है तो आप बीएससी या बीए आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंटीरियर, लैंडस्केप और डिजाइनिंग में कर सकते हैं। आप पीसीएम हैं तो आप आईआईटी और जेईई कर सकते हैं, उसमें आप बी और बीटेक कर सकते हैं। और बीटेक के बाद में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। आप आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, रेलवेज वगैरह में, सभी में, ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों में, मर्चेंट नेवी में, मरीन इंजीनियरिंग में, एमई और एमटेक में, यूपीसी और पीसीएस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वाले एग्ज़ाम्स में, टेक्निकल एंट्री इन आर्मी, एसएससी या सीडीएस के द्वारा आर्मी में टेक्निकल जॉब, बीटेक करने के बाद डायरेक्ट सीडीएस का एग्ज़ाम देकर के आर्मी में आप जा सकते हैं। बैचलर इन प्लानिंग और डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग डिप्लोमा 2 ईयर का कर सकते हैं आप। फिल्म और टेलीविज़न डिप्लोमा कर सकते हैं, एफटीटीआई इसको बोलते हैं। फिल्म एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी और फिल्म प्रोसेसिंग में, जॉब इन फिल्म प्रोडक्शन और टीवी चैनल्स में, बीएससी, बीसीए और बीसीएस कर सकते हैं। बीसीए के बाद में आप ये कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएससी, एमबीए और एमसीएस भी कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट ये नया क्षेत्र है। उभरते हुए शहरों में और बढ़ते हुए शहरों में होटल के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है और वो होटल मैनेजमेंट कहलाता है। उसके द्वारा डिप्लोमा या डिग्री के द्वारा इस बात में आप कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद प्यारे मित्रों हम चलते हैं कॉमर्स संकाय के लिए। तो कॉमर्स संकाय में यदि आप कॉमर्स का सिलेक्शन करते हैं तो आपके पास बहुत सारे फील्ड्स अपॉर्चुनिटी उसी तरह की आती है। और वो कौन कौन सी हैं ध्यान देने का है यहाँ। सीए फाउंडेशन, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, बी आर्क, डीएड, सीएस फाउंडेशन, ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो आप कॉमर्स संकाय के विद्यार्थी रहे हैं तो आप इनमें अपना भाग्य आजमा सकते हैं। आपका इंटरेस्ट किस में है? एमबीए मैनेजर और बिजनेसमैन है, बैंक पीओज या इंश्योरेंस पीओज है, एमसीए, एमसीएम और सॉफ्टवेयर जॉब है, एमकॉम है, एलएलबी, एलएम, एलएलएम और लॉयर है, बीएड, एमएड कर सकते हैं। कॉमर्स के बाद आप यूपीएससी, आईएएस के एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्लास फर्स्ट अफसर, बीलिब और एचसीडब्ल्यूए कर सकते हैं। ये कॉमर्स के लिए। उसके बाद यदि आपने मानविकी या कला संकाय का चयन किया है तो कला संकाय के चयन में आप बीए करेंगे और बीए करने के बाद आप बीए के बजाय आप एलएलबी कर सकते हैं, फाउंडेशन, एलएलएम कर सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज, राजस्थान हाई कोर्ट सर्विसेज या नेशनल हाई कोर्ट सर्विसेज, जितने भी जजेज हैं तो राज्यों में और कई क्षेत्रों में डायरेक्ट एग्ज़ाम के द्वारा जुडिशरी सर्विसेज में आप जा सकते हैं एलएलबी और एलएलएम करने के बाद। इसके लिए कई संस्थान हैं जो राज्य स्तर के हैं, जिला लेवल के हैं और नेशनल लेवल के भी हैं। आप डीएड और बीएड करके टीचर बन सकते हैं, बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू, मास्टर इन सोशल वर्किंग और बैचलर इन सोशल वर्किंग। हर फैक्ट्री में या कंपनी में इस प्रकार के आदमी की ज़रूरत रहती है जो सोशल वर्किंग के रूप में काम करता है। कंपनी का सामाजिक सरोकारों में किस प्रकार योगदान रहना चाहिए, कौन कौन सी फील्ड्स में योगदान कितने प्रतिशत है और उसके कौन कौन सी अवेयरनेस है, इसके बारे में जानकारी है। आप बीएफए कर सकते हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा कर सकते हैं, आप बी आर्क,
BJMC, MJMC जर्नलिस्ट बन सकते हैं। BA फॉरेन लैंग्वेज में आजकल फॉरेन लैंग्वेज वाला मामला थोड़ा ज़्यादा चलता है। फॉरेन लैंग्वेज सीखकर आप उस देश में जाकर के किसी प्रकार का जॉब हासिल कर सकते हैं और पर्टिकुलर लैंग्वेज वाले देश में जाकर के वहाँ और अदर टाइप के जितने भी कोर्सेज हैं वो किसी भी प्रकार का वो कर सकते हैं। फिर आप BBA, MBA कर सकते हैं, BCA, MCA, MCM यहाँ भी कर सकते हैं। BA के बाद में आप B.Ed कर सकते हैं, M.Ed कर सकते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, BP.Ed और फिजिकल टीचर बन सकते हैं। BP.Ed करने के बाद, CP.Ed करने के बाद, MP.Ed करने के बाद और उसके बाद डिप्लोमा इन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक्टिंग इन फिल्म और प्लेज में कर सकते हैं। B.Lib लाइब्रेरियन बन सकते हैं। MA PhD कर सकते हैं। UPSC PCS IAS के एग्ज़ाम बन सकते हैं। क्लास फर्स्ट अफसर बन सकते हैं किसी भी तरह से, SSC के एग्ज़ाम के द्वारा, UPSC के एग्ज़ाम के द्वारा। यदि आप कॉमनली चाहें तो आप इसके लिए डिफेंस सर्विसेज है, DMLT है, डिप्लोमा है, होटल है, BVSC है, वेरियस डिप्लोमा कोर्सेज है और स्टूडेंट पायलट लाइसेंस है, प्रोफेशनल पायलट लाइसेंस है, एयर होस्टेज है, X ग्रुप, Y ग्रुप आर्मी है या अन्य में है तो PCM वाले नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हैं। इस प्रकार आपके पास बहुत अधिक संभावनाएं और अपॉर्चुनिटीज़ है। बस तय ये करना है कि आप क्या चाहते हैं, आपका कौशल क्या है, आपकी अभिरुचि और आपकी योग्यता और क्षमता क्या है, उसके अनुसार अपना टारगेट सेट करें और आप इनमें से किसी एक स्ट्रीम को चुन करके अपना जो लक्ष्य है वो ईजी कर सकते हैं। समर्पण और मेहनत, किसी भी विषय का आप चुनाव करेंगे, सब्जेक्ट का, स्ट्रीम का चयन करते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, जितनी अधिक मेहनत करते हैं उतना बड़ा पद प्राप्त करेंगे। क्योंकि किसी ने ये कहा है कि छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध होता है। आप जितना छोटी सोच रखेंगे, आपका लक्ष्य जितना छोटा होगा, आपको उतना बड़ा पाप होगा। आप बहुत बड़ा टारगेट सेट करते हैं, आप अपने आप को ये नहीं आके कि मैंने IAS बनने का ठान लिया है, अब मैं तो IAS नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। आप यदि IAS अपने अंदर मानते हैं, अपने अंदर IAS पाते हैं, जानते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए, आप IAS बनेंगे। आप अपने अंदर RAS मानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए। आप अपने अंदर डॉक्टर देखते हैं तो आप MBBS कीजिए, BDS कीजिए, BMS कीजिए, BHMS कीजिए। आपके अंदर जो है, परमात्मा का जो अंश है, जो मानव आपके अंदर मौजूद है, जिसकी रुचि क्या है, उस रुचि के अनुसार आप में योग्यता तो है, लेकिन आप यदि मेहनत, आपका समर्पण उसके प्रति जितना अधिक है उतना वो आसानी से प्राप्त करेंगे। पारिवारिक पृष्ठभूमि और इकोनॉमिक कंडीशंस यदि अनफेवरेबल है, ज़्यादा पक्ष में नहीं है, तो आप BSTC या DLED से भी शुरुआत कर सकते हैं। पहले आप 10th करने के बाद SSC के एग्ज़ाम होते हैं, उसके मार्फत आप एंट्री कर लें एक बार गवर्नमेंट जॉब में, पुलिस कांस्टेबल के द्वारा, फॉरेस्ट के जो एग्ज़ाम है उनके द्वारा एंट्री करने के बाद आप इस बात को सतत रूप से बनाए रखें। यदि लगातार आपकी कोशिश जारी रहती है और आपकी कोशिशों में कमी नहीं है तो आप बहुत अच्छा टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहती हैं। ठीक है। और इस तरह की कोई और समस्या हो और परेशानी हो तो आप अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल उत्थान एजुकेशन, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तमाम प्रकार की जानकारियाँ और तैयारियाँ करवाने के लिए हम लोग समर्पित हैं, तो आप हमारी सलाह भी काम ले सकते हैं। यदि आप ये जानकारी फेस टू फेस बैठकर हासिल करते हैं तो और वो ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होती है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप चैट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, पर्सनल कॉलिंग के द्वारा भी हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके अपनी योग्यता, क्षमता और अभिरुचि बताकर हमारे से जानकारी या सलाह ले सकते हैं। यदि आप और आपके रिश्तेदार, आसपास के लोग इस फिराक में हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप ये प्रीफर करें कि उत्थान एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है, उसमें आप देखें कि 10वीं के बाद क्या करें, कैसे करें, 12वीं के बाद क्या और कैसे क्यों करें। क्यों का प्रश्न का उत्तर है क्योंकि आप चाहते हैं इसलिए करें, कैसे करें इसके लिए हमने ये सारी जानकारी दी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। आपके साथी को दीजिए धन्यवाद, शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलकारी हो, स्वस्थ रहें आप और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के सदैव तत्पर रहें।